नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने दी उत्तराखंड को 4,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। पिथौरागढ़ में पीएम के रोड शो के दौरान उमड़ा जनसैलाब, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। उत्तराखंड दौरे पर पीएम ने पिथौरागढ़ में पार्वती कुंड मंदिर में की पूजा अर्चना, पवित्र आदि कैलाश के किए दर्शन, गूंजी गांव के लोगों ने और सेना के जवानों से की मुलाकात। जागेश्वर धाम में भी किए ज्योतिर्लिंग के दर्शन। त्योहार के मौसम से पहले महंगाई के मोर्चे पर लोगों को बड़ी राहत। खुदरा महंगाई दर सितंबर के महीने में गिरकर आई 5% पर। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने लॉन्च किया ऑपरेशन अजय। भारतीयों को लेकर आज रात इजराइल से रवाना होगी पहली फ्लाइट। भारतीय लोगों को स्थानीय गाइडलाइन का पालन करने की विदेश मंत्रालय ने दी सलाह। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में अब तक 2600 से ज्यादा लोगों की मौत। प्रधानमंत्री 13 अक्टूबर को 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। अफ्रीका के सभी देशों के सांसद पहली बार P20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। इस सम्मेलन में पर्यावरण संतुलन को लेकर जोरदार चर्चा होने के आसार। जम्मू कश्मीर के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची माता वैष्णो देवी भवन। पुनर्निर्मित पार्वती भवन और स्काई वॉक का किया उद्घाटन। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में बात करेंगे विस्तार से। आज उत्तराखंड दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। हवाई पट्टे से सभा स्थल तक, एस वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम तक सड़क के दोनों किनारे उमड़े लोगों की भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया। जगह जगह पर लोक नृत्य, छोलिया करते हुए भी वहां के लोग नजर आए। सभा स्थल पर स्थानीय उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री ने 4,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें कृषि, बागवानी और इंफ्रा विकास की योजनाएं शामिल रहीं। इनमें 100 बेड का उप जिला अस्पताल, पुल, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में रोकने और पेयजल के लिए शामिल रही। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित 70 सड़कों और 15 पुलों का उन्होंने लोकार्पण किया। वहीं 20 मॉडल कॉलेज, 15 हॉस्टल और कंप्यूटर लैब, हल्द्वानी स्टेडियम में हॉकी मैदान, मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम, पिथौरागढ़ के हाट कालिका गंगोली हाट, नैनीताल के नैना देवी मंदिर के अवस्थापना विकास कार्यों का भी प्रधानमंत्री ने आज शिलान्यास किया। अपने संबोधन में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से देश में गरीबी कम हो रही है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष किया और कहा कि पहले सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, लेकिन अब सब मिलकर गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर 5 साल में आना
ये अपने आप में दुनिया अचरज कर रही है। ये 13.5 करोड़ लोग कौन है? इनमें से बहुत सारे लोग आपकी तरह ही पहाड़ों में रहने वाले हैं, सुदूर इलाकों में रहते हैं। ये 13.5 करोड़ लोग इस बात का उदाहरण है कि भारत अपनी गरीबी मिटा सकता है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर प्रधानमंत्री ने प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती केंद्र सरकार और मौजूदा केंद्र सरकार में सीमांत क्षेत्र में इंफ्रा विकास को लेकर किस तरह का नीतिगत बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अब सीमा पर मौजूद गांव को अंतिम नहीं बल्कि पहले गांव के रूप में विकसित किया जाता है। नया भारत पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर अब विकास करता है। पूरी सीमा, उस पर हम आधुनिक सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। बीते 9 वर्षों में सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ही 4200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनाई गई है। हमने बॉर्डर के किनारे करीब 250 बड़े पुल और 22 सुरंगें भी बनाई है। आज भी इस कार्यक्रम में अनेक नए पुलों के लिए शिलान्यास हुआ है। अब तो हम बॉर्डर तक ट्रेनों को भी लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि देश हर एक क्षेत्र में विकास कर रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात करें या खेल के क्षेत्र में या फिर किसानों की या देश के जवानों की, देश निराशा पीछे छोड़ अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक समय था चारों तरफ निराशा का माहौल था। पूरा देश जैसे मानो निराशा में डूब गया था। तब हम लोग हर मंदिर में जाकर यही कामना करते थे कि भारत जल्द से जल्द मुश्किलों से बाहर निकले। हर भारतीय सोचता था कि हजारों करोड़ के घोटालों से देश को मुक्ति मिले। सबकी कामना थी कि भारत का यश बढ़े। आप देखिए, चुनौतियों से घिरी दुनिया में, दुनिया का हाल आप देख रहे हैं। चुनौतियों से घिरी दुनिया में भारत की आवाज कितनी बुलंद होती जा रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों के विकास को लेकर सरकार सजग है और केदार खंड के साथ ही राज्य के मानस खंड के विकास के लिए भी सरकार काम कर रही है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से जुड़ा पहला चरण पूरा हो चुका है। श्री बद्रीनाथ धाम में भी सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से अनेक काम हो रहे हैं। केदारनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब में रोपवे का भी काम पूरा होते ही दिव्यांग और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा होने वाली है। हमारी सरकार केदार खंड के साथ साथ, और मैं आज इसलिए आया हूं, मुझे मानस खंड को भी उस ऊंचाई पर ले जाना है। केदार खंड और मानस खंड की कनेक्टिविटी पर भी हम बहुत बल दे रहे हैं। जो लोग केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाते हैं वे जोगेश्वर धाम, आदि कैलाश और ओम पर्वत भी आसानी से आ सके, ये प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित आदि कैलाश के प्रधानमंत्री ने दर्शन किए। उच्च हिमालय का ये क्षेत्र अति दुर्गम माना जाता है।
इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 18,000 फीट से ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने वहां स्थित पार्वती कुंड पर पहुंचकर विधि पूर्वक पूजा की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कौशल दीक्षांत समारोह आज के भारत की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत अपनी युवा शक्ति को सशक्त कर रहा है और इसके लिए अभूतपूर्व सुधार हो रहे हैं। हम अपने युवाओं को स्किलिंग और एजुकेशन के द्वारा नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं। करीब 4 दशक बाद हम नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं। बड़ी संख्या में हमने नए मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम या आईटीआई जैसे कौशल विकास संस्थान खोले हैं। करोड़ों युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग दी गई है। वहीं दूसरी तरफ हम नौकरी देने वाले ट्रेडिशनल सेक्टर्स को भी मजबूत कर रहे हैं। और चलिए इसी के साथ खबरों में बढ़ते हैं आगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इजराइल में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन अजय के तहत वहां से निकालने से जुड़े ऑपरेशन अजय की तैयारियों के लिए गुरुवार को समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इससे जुड़ा वीडियो शेयर करते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय की टीम भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री ने बुधवार को घोषणा की थी कि भारत इजराइल में फंसे अपने नागरिकों को ऑपरेशन अजय के तहत वहां से निकलने में मदद करेगा। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि इजराइल से वापसी के इच्छुक नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि पहली चार्टर उड़ान भारतीय नागरिकों को लेने के लिए आज रात तेल अवीव पहुंचेगी और कल सुबह भारत लौटने की संभावना है। Operation Ajay has been launched to facilitate the return from Israel of our citizens who wish to come back. The first charter flight will be reaching Tel Aviv later tonight to pick up Indian citizens and is likely to return to India tomorrow morning. We will share with you information about further flights as they are finalized. वहीं विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने हमेशा फिलिस्तीन के एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य देश की स्थापना के लिए सीधी बातचीत फिर से शुरू करने की वकालत की है, जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर और इजराइल के साथ शांति से रह सके। Our policy in this regard has been long-standing and consistent. India has always advocated the resumption of direct negotiations towards establishing a sovereign, independent and viable state of Palestine, living within secure and recognized borders, side by side, at peace with Israel. And I think that position remains the same. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली के बीच किसी मुलाकात के सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम विभिन्न स्तरों पर कनाडाई लोगों के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि P20 में शामिल होने के लिए अभी सभी प्रमुख देशों को न्योता भी भेजा गया था, किसी का न आना उनका मामला है। We invite all members for G20 events. In this case, the P20 participation is their decision and is subject to a number of factors. I think you should ask them.
वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजराइल पर हमास के हमले की कठोर निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इजराइल में हमास द्वारा किए गए भयानक आतंकवादी अत्याचारों के बाद मैंने आज सुबह मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी से बात की। हम आतंकवाद की बुराई का सामना कर रहे हैं। हम क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल का भ्रमण किया है। राष्ट्रपति ने पुनर्निर्मित पार्वती भवन और स्काई वॉक का उद्घाटन भी आज किया। इस स्काई वॉक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये पैदल चलकर माता के भवन पहुंच रहे यात्रियों को राहत देगा। साथ ही जैसे ही माता के भक्त इस स्काई वॉक में दाखिल होंगे तो यहाँ 9 देवी पथ बनाया गया है, जिसमें माता रानी के 9 रूपों को दर्शाया गया है। करीब 300 मीटर लंबे इस अत्याधुनिक स्काई वॉक फ्लाईओवर के प्रत्येक 100 मीटर पर आधुनिक प्रतीक्षा हॉल भी बनाए गए हैं, जिसमें एक ही समय में 100 से 200 के करीब श्रद्धालु बैठ सकेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन का विषय प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य, चुनौतियां हैं। नई दिल्ली में 11 से 13 अक्टूबर तक आयोजित इस सम्मेलन में ब्रिक्स और गैर ब्रिक्स देशों के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण, प्रतिस्पर्धा कानून विशेषज्ञ, गैर सरकारी सलाहकार और घरेलू आमंत्रितों के 600 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। दूरदर्शन से खास बातचीत में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष रवनीत कौर ने कहा कि भारत प्रतिस्पर्धा कानून समिति में प्रमुख सदस्यों में से एक है। साथ ही उन्होंने कहा कि ढांचे में स्थिरता कैसे लाई जा सकती है, इस पर एक विशेष सत्र भी आयोजित किया जा रहा है। India is one of the key members in the competition law community. So we are sharing our experiences and learning from the other BRICS countries. We are also looking at cooperation among ourselves and how we can enhance it further in terms of doing market studies together, learning about the systems and processes in various countries. We are having a specific session on that and how can we bring sustainability into the framework as well. There are some countries which have already started work on this, like I've learned that Japan has specific green guidelines they have issued. So we are also looking at how do we integrate it into our competition law framework. वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोरक्को के माराकेच में चौथी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक के दौरान ब्राजील के आर्थिक मंत्री फर्नांडो हदाद से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मंत्रियों ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करना, जलवायु परिवर्तन और ब्रिक्स का विस्तार भी शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजधानी दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन के 9वें संस्करण में कहा कि आज हम पर्यावरण के लिए लाइफस्टाइल से संबंधित प्री समिट बैठक में भाग ले रहे हैं। आज पर्यावरण एक जलवायु परिवर्तन एक ऐसा विषय है जो संपूर्ण विश्व के साझे भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए पर्यावरण से संबंधित विषयों को हमने P20 सम्मेलन की चर्चा के केंद्र में रखा है। देश और दुनिया से जुड़े विषयों पर एक साथ मिलकर काम करना केवल और केवल पीएम मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पा रहा है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण के लिए लाइफस्टाइल का विचार विश्व के समक्ष रखा। मिशन लाइफस्टाइल पर्यावरण संरक्षण का व्यापक दृष्टिकोण है जो प्रत्येक व्यक्ति को
अपने जीवन में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल व्यवहार अपनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए मैं आज एक ऐसी जीवन शैली, एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिसमें हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। यह हम सबका व्यक्तिगत और सामूहिक दायित्व है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु स्वामी रामदेव रोहतक में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। इस समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म की अवधारणा ही हिंदू राष्ट्र है। भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म यानी हिंदुस्तान, सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। अपनी सारी संस्कृति उसी सनातन पर आधारित है, अपने धर्म के सारे मूल्य उसी सनातन पर आधारित है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरी दुनिया में हमारा देश विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। हमारा सनातन धर्म विविधता में एकता की इसी अवधारणा को पूरा करता है। यहां पर जो समारोह हो रहा है, इस समारोह इस बात को भी प्रदर्शित करता है, न जाति भेद है, न मत और पंथ का भेद ही है। सब लोग एकजुट एक मंच पर आकर के एक जगह बैठे हैं, कोई भेद नहीं है। इस सनातन धर्म की दूसरी कड़ी अपने पूर्वजों और विरासत के प्रति अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 12वें शहर गैस लाइसेंसिंग को लॉन्च किया। इस मौके पर मंत्रालय के सचिव पंकज जैन के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने पेट्रोलियम मंत्रालय के 9 साल के सफर पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। मौके पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में पीएनजी कनेक्शन का आंकड़ा 1 करोड़ के पार कर गया है। वहीं बुधवार देर रात हुए बक्सर ट्रेन हादसे में मृत यात्रियों के परिजनों को रेलवे की तरफ से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। वहीं घायलों को 50-50 हजार की अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। और वहीं इस पूरे मामले में दुर्घटना की जांच सुरक्षा आयुक्त ईस्टर्न सर्किल कोलकाता रेलवे द्वारा की जा रही है। वहीं बिहार सरकार की ओर से भी मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की गई है। भारतीय उद्योग परिसंघ की तरफ से प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी के 15वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन में रेलवे में नवाचार से जुड़े देश भर के नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ और उद्योग जगत से जुड़े हस्तियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनी में रेलवे बोर्ड के सचिव मिलिंद के देवस्कर ने रेलवे के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर अपनी बात रखी। रेलवे का नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स रेल से ही उनको भेजा जाए तो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। तो जो मिशन 3000 मिलियन टन का जो हमारा 2030 का जो एम है उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वहीं बुधवार देर रात हुए बक्सर ट्रेन हादसे में मृत यात्रियों के परिजनों को रेलवे की तरफ से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। और इसी के साथ
खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली आम आदमी पार्टी का दामन भ्रष्टाचार के मामलों में अब दागदार है। पार्टी में ऐसे लोगों की फहरिस्त काफी लंबी है जिनकी करतूतों की वजह से आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। पार्टी नेताओं की इन गतिविधियों के कारण विपक्ष भी लगातार उन पर हमलावर तेवर अपनाए हुए है। पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल राज्यसभा सांसद संजय सिंह पिछले 17 महीनों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले आम आदमी पार्टी के तीसरे नेता बन गए हैं। वो अभी भी ईडी की हिरासत में ही हैं और उनसे पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर नवाब मलिक को जमानत दी थी। भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और इसके सहयोगियों के साथ व्यवसायिक लेन देन रखने के आरोपों के चलते ईडी ने फरवरी 2022 में मलिक को गिरफ्तार किया था। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आज हमारे साथ इतना ही। मुझे, मेरे सहयोगी शरद और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।